Dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture, I would like to discuss about the digestion and absorption. So the first of all, we have a very clear-cut idea about the food material which will be eaten by the human beings. Under the heading of complex food material, protein, fat, carbohydrate and nucleic acid, they needs digestion. जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को डाइजेशन के लिए नीड्स डाइजेशन. विटामिन है, वाटर है, मिनरल्स हैं, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. They do not need digestion, but they help in the metabolism, but they help in the maintaining the BMR, that is the basal metabolic rate. So the first of all, the question is that what is the need of digestion? Digestion की आवश्यकता क्या है? Digestion होता क्या है? Digestion की definition क्या है? As like the other organism, either like cows, buffaloes, horse, elephant, they eat the grasses. Lion, tiger, jackal, as well as other organism, they eat the flesh. Like the animals, human beings eat the food, and food includes the various nutrients. Food includes the protein, fat, carbohydrate, nucleic acid. They are present in their complex form. They must be need digestion. But the vitamin, water, minerals, they are directly absorbed in the body. So the first of all, what is the exact definition of digestion? Digestion is the chemical process in which the complex food substances are converted into their simpler forms. डाइजेशन वह प्रक्रिया होती है. डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस. पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं, जो जटिल भोज पदार्थ होते हैं, वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच द नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलर and diffusible forms. But when we are talking about the digestive system, under the heading of human digestive system includes the alimentary canal along with their digestive glands. Human digestive system, it includes the alimentary canal and digestive glands. And under the heading of alimentary canal, as we know it very well that alimentary canal is starting from the mouth and ends to the anus. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है. एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, और वह निम्न हिस्सों में जो है विभक्त होती है. जैसे माउथ है, बक्कल कैविटी है जिसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं, फेरिंग्स है, आसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस, रेक्टम है और एनस है. दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एंड एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू द एनस. आहार नाल जो है माउथ से प्रारंभ होती है और एनस पर ख़त्म होती है. और आहार नाल में निम्न भाग पाए जाते हैं. माउथ बक्कल कैविटी है, उसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, रेक्टम है और एनस है. इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है. डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द एलिमेंट्री कैनाल. एनस इज द, कभी कभी एनस और क्लोएका आते हैं. एनस हमेशा जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है. ओपनिंग माने बाहर की ओर की ओपनिंग होती है. और क्लोएका जो होती है ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी यानी रिप्रोडक्टिव बेस्ड और एक्सक्रीटरी बेस्ड
जब दोनों एक रास्ते से बाहर निकलते हैं शरीर के, तो ऐसे अपर्चर को क्लोएका कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें जो पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट एक ही रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं, उसको एनस कहते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इंक्लूड द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल आती है, एलिमेंट्री कैनाल आती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत सैलारी ग्लैंड आती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आती है, लीवर, पैंक्रियास ये सब आते हैं। आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, सो देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर डिस्कशन हियर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट फूड ऑफ ह्यूमन इज लाइक अदर एनिमल। न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, फैट जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, न्यूक्लिक एसिड से कन्वर्ट होते हैं डीएनए आरएनए में। विटामिन, मिनरल्स मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहते हैं। दे डू नॉट नीड्स डाइजेशन, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस बी डिस्कस अब हम बात करेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन, व्हाई नीड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑल ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इन अ नॉन डिफ्यूजिबल फार्म्स। जितने भी प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये जटिल सब्सटेंस होते हैं और नॉन डिफ्यूजिबल फार्म में होते हैं। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द बॉडी। शरीर जो होती है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इस स्वरूप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए इनको डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, इनको डिफ्यूजिबल फार्म में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। डिफिनीशन ऑफ डाइजेशन ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल फूड, जटिल और अविसरणशील जो भोज्य पदार्थ होते हैं, दे हैव टू कन्वर्ट इनटू दियर सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट्स। साधारण और विसरणशील प्रवस्था में स्वरूपों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी मदद से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर नोन एज दोज एंजाइम्स दे डाइजेस्ट द फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स स्प्लाइटिंग और ब्रेक डाउन। बेसिक टाइप ऑफ डाइजेशन दो प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। अब हम बात करेंगे हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ डाइजेशन। Basic type of digestion are of two type. First one is the intracellular digestion. Intracellular digestion means that the digestion which occurs within the cell. Intracellular is made up of two words. Intra माने within, cellular माने cell. अंतःकोशीय पाचन कहते हैं। ऐसा पाचन जो सेल के अंदर हो, कोशा के अंदर हो, उसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। As like in phylum Protozoa, the digestion occurs in the food vacuole, but in case of Porifera, digestion occurs within the cell. So it is known as intracellular digestion. Extracellular digestion, that is occurs in the alimentary canal outside of the cell. बाह्य कोशीय पाचन जो होता है आहार नाल में होता है, सेल के बाहर होता है। फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू द मैमल, प्लेटीहेल्मिन्थेस से मैमल तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। थर्ड है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा मिक्स टाइप ऑफ डाइजेशन। पॉपुलर एग्जांपल है आपका सिलेंटेटा।
सिलेंट्रेट्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मिक्स टाइप ऑफ डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा मिक्स टाइप ऑफ डाइजेशन जो होता है वो फाइलम सिलेंट्रेटा में होता है। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन द मैमल। एज वी नो इट वेरी वेल दैट alimentary canal has been divided into various parts, or you can say in other words there are various regions are found in the alimentary canal. So the first, that is the mouth and buccal cavity, then pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. The process of digestion both physical and chemical occurs in the different part of the body or different part of the alimentary canal. प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन का मतलब होता है जो पाचन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक होती है, वह आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। इट इज स्टार्टेड इन द बक्कल कैविटी। पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो आहार नाल से स्टार्ट होती है। और माउथ कैविटी, मुख गुहा के अंदर से प्रारंभ होती है। पहला है फिजिकल डाइजेशन। जैसे हम कोई फूड मटेरियल लेते हैं, जैसे कोई भोजन अपने मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले उसको हम चबाते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल, उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन माने चबाना। दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फिजिकल डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड कंपोनेंट इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। जितने भी भोजन के लार्ज कंपोनेंट होते हैं, जितने भी बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन के अंतर्गत आते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू दीयर सिंपलर फॉर्म्स। अब माउथ कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट द सैलाइवा। जितनी भी सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें जितनी भी श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं वह लार निकालती हैं। ह्यूमन में 3 जोड़ी सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। पहले का नाम है पैरोटिड, जो चीक्स में पाई जाती है, गाल में पाई जाती है, चीक्स में। ये जो होती है ये स्टेंसन डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी में खुलती है। दूसरा है सब मैंडिबुलरीज और सब मैक्सिलरीज है, बिलो मैक्सिला। अपर जा और लोअर जा के एंगल में पाई जाती है, जहाँ अपर जा और लोअर जा के दोनों मिलते हैं उसके कोने में पाई जाती है। ये जो है व्हार्टन डक्ट के द्वारा बक्कल कैविटी में खुलती है। और सब मैंडिबुलरीज हो गया ये। अगले है सब लिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, बिलो द टंग्स, इनसाइड द जाइगोमेटिक बोन के बगल में पाई जाती है। ये तो रैबिट की बात है। सबलिंगुअल जो है टंग के नीचे पाई जाती है। एंड दिस इज ओपन इनटू द बक्कल कैविटी थ्रू द डक्ट ऑफ रिबिनस। डक्ट ऑफ रिबिनस के द्वारा आकर के बक्कल कैविटी में खुल जाती है। रैबिट में एक एक्स्ट्रा ग्लैंड रैबिट में एक एक्स्ट्रा सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। बिकॉज वी आर एक्सप्लेन्ड हियर मैमल, तो रैबिट में एक एक्स्ट्रा सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उसका नाम है जाइगोमेटिक, जो ह्यूमन में एब्सेंट होती है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा की। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा। मुंह के अंदर जो लार निकलती है, जितनी भी सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, all the salivary glands they secrete the saliva and saliva containing the digestive enzymes along with the saliva। जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं, वह लार निकालती हैं। लार के अंदर जो होती हैं एंजाइम पाए जाते हैं। कंपोजिशन क्या है सलाइवा का? सलाइवा पीएच होता है 6.8, वाटर 99.5, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं 0.5%, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब पाए जाते हैं। इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंपोनेंट कहते हैं। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या है? ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। ऑर्गेनिक है, एंटी माइक्रोबियल है। इसके अलावा आपका थायोसाइनेट होता है, ये भी एंटी माइक्रोबियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में चले जाते हैं, उन बैक्टीरिया को माउथ के अंदर ही
डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बिकॉज आवर सलाइवा कंटेन द एंटीमाइक्रोबियल लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट। तो लाइसोजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करते हैं, इसलिए बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। थायोसाइनेट जो हमारी सलाइवा में जो पाया जाता है, ये भी जो है डैमेज कर देता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, और बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे है डाइजेशन इन माउथ कैविटी। हमारे मुँह गुहा में जो 3 कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो अब हम बात करेंगे कि वे कौन से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं जिनका डाइजेशन जो है माउथ में होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द माउथ कैविटी और इनसाइड द बक्कल कैविटी। तो हमारे माउथ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर मुख्यतः जो होती है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे हम स्टार्च लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया, पोटैटो वगैरह सब्जी में खाया, तो जो हमारी स्टार्च होती है, तो स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हेन बी इट वेजिटेबल्स व्हेन इट एंटर्स इनटू द माउथ देन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्टेड हियर। यह बात बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में फीड कर लेनी है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अब मैंने पहले ही बताया लार के अंदर जो होती है, सलाइवा के अंदर जो है टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन का दूसरा नाम है सलाइवरी माइलेज। यहाँ पर पीएच होगा 6.8। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी माइलेज कहते हैं, दिस टाइलिन आर सलाइवरी माइलेज कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, माल्टोज इज ए डाइसेकेराइड। इस तरह से जो टाइलिन और सलाइवरी माइलेज एंजाइम होता है वह पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। मैक्सिमम स्टार्च डाइजेशन अकर्स इन द माउथ कैविटी। लगभग 30% जो है स्टार्च का जो डाइजेशन होता है मुँह गुहा में ही कंप्लीट हो जाता है। मोर देन 30% डाइजेशन दैट इज कंप्लीटेड इनटू द बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी, and this complex starch is converted into the maltose that is known as disaccharide that is reducing sugar. Now form of food is converted into a bolus. अब भोजन जो होता है, जैसे ही मुंह के अंदर प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा, मुंह के अंदर फैट का डाइजेशन नहीं होगा, मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और जैसे ही स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, भोजन पूरी तरह से एक लुगदी जैसे हो जाता है, उसको बोलस कहते हैं। नाउ फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू द बोलस। अब भोजन का स्वरूप कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है बोलस में। आगे है नाउ फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू द बोलस। भोजन एक लुगदी जैसे हो जाता है। कभी कभी बोलस पर भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बोलस क्या है। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज द पॉलीसेकेराइड दैट इज द स्टार्च इनटू द बक्कल कैविटी और इनटू द माउथ कैविटी, व्हेन स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज दैट इज द डाइसेकेराइड एंड स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड, द फॉर्म ऑफ द फूड विल बी चेंज एंड दैट इज नोन एज बोलस ईयर। नाउ बोलस रीचेज इनटू द फायरिंग्स। अब बोलस जो है फायरिंग्स में पहुंच जाएगा, ग्रसनी में पहुंचेगा, एंड इज स्वालोड इट, वहाँ पर इसको निगल लिया जाएगा। इट इज कॉल्ड द डिग्लूटिनेशन। अब इस प्रक्रिया को डिग्लूटिनेशन कहते हैं, निगलना कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलस फार्म में जो फूड मटेरियल होता है वो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी से आगे जाएगा, पहुंच जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी के द्वारा निगल लिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटिनेशन में स्वालोइंग, निगलना, फायरिंग्स के द्वारा निगला जाएगा, फिर भोजन पहुंच जाएगा आसोफेगस में। आसोफेगस इज ओनली द कंडक्टिंग पार्ट। ग्रसनी से भोजन निकलने के बाद ग्रासनाल में जाएगा। ग्रासनाल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, सो आसोफेगस ओनली वर्किंग एज ए कंडक्टिंग पार्ट। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द आसोफेगस। नो डाइजेशन ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम, क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए भोजन का डाइजेशन जो होता है वो इस आसोफेगस में नहीं होता है। ग्रसनी से निकलने के बाद भोजन सीधे पहुंचता है स्टमक में। नाउ द बोलस दैट रीचेज इनटू द स्टमक। अब जो बोलस फार्म ऑफ द फूड मटेरियल जो माउथ कैविटी में बोलस के रूप में था,
पहुँचेगा ग्रसनी के पास, ग्रसनी से निकल लिया जाएगा डिग्लूटिनेशन के द्वारा, आसोफिगस के द्वारा पहुँच जाएगा स्टमक में। क्योंकि आसोफिगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि आसोफिगस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव नो एनी काइंड ऑफ एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल। सो द बोलस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिग्लूटिनेशन that is reaches into the stomach where the further digestion taking place. Now comes here digestion in the stomach. Both physical and chemical digestion as well as storage. अब आमाशय में क्या होता है, आमाशय के अंदर फिजिकल भी डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, साथ में स्टोरेज भी होता है। हमारा जो स्टमक है इसको हम आमाशय भी कहते हैं। उसके 3 प्रमुख काम हैं। पहला काम क्या है, पहला काम है कि जो हमारा स्टमक है वो फिजिकल डाइजेशन करता है, भौतिक पाचन करता है। कैसे, स्टमक की जो अंदर की वाल होती हैं मसल से बनी होती हैं, उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा जो मसल्स होती हैं वो मूव करती हैं, जिसके द्वारा भोजन जो है और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे सीक्रेट द एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द केमिकल डाइजेशन। साथ में हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ कुछ देर तक रुका रहता है, स्टोर रहता है, तो ये स्टोरेज का भी काम करता है। फिजिकल डाइजेशन मीन्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन संकुचन, जो स्टमक की स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशियों में पाई जाती है। एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस हियर, यहाँ पर भोजन का जो है आंतरिक पाचन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं दे आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमेशा गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं जो पाचन में मदद करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, स्टमक की म्यूकोसा में। क्या निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। ऑल 4 टाइप ऑफ सेल्स फार्मिंग द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, 4 तरह की जो सेल होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस। ऑल 4 टाइप ऑफ सेल्स फार्मिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 4 टाइप ऑफ सेल्स हुई इज फॉर्मिंग द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे सिंथेसाइज द गैस्ट्रिक जूस। 4 सेल कौन है, ऑक्जेनेटिक सेल हैं, इनको हम पायराइटल सेल भी कहते हैं, ये सीएल का श्रवण करती हैं। चीफ सेल जो है वो एंजाइम निकालती हैं, इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। एक होती है अर्जेंटा फिन सेल जो होती है, तो यहाँ पर 3 दिखाया गया है, बट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल्स, दे सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस आफ्टर देयर सिंथेसिस। तो इसके बाद जो है गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका कंपोजिशन बताएंगे। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट gastric glands containing the 4 type of cells, and these 4 type of cells synthesize the gastric juice containing the hydrochloric enzyme along with the digestive enzyme for the digestion of the food material। गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 1.5 से 3.0 होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि ऑक्जेनेटिक या पायराइटल सेल से सीक्रेट होता है। ऑक्जेनेटिक और पायराइटल सेल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती हैं उसकी वजह से जो यहाँ का पीएच है वह लो हो जाता है। जो एंजाइम पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत वो पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को कहा जाता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो, गैस्ट्रिक माने जठर, लाइपेज जो है फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम है जो वसा को तोड़ता है। इसके अलावा HCl पाया जाता है, एसिडिक मीडियम होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम के एक्टिवेटर्स का काम करता है। जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन जो को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो HCl के संपर्क में आता है तो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द HCl। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा।
आगे है अब जैसे प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाने वाला एंजाइम है। जब यह HCl के संपर्क में आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। रेनिन क्या है? एक एक्टिव है। अब क्या है एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, माउथ के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। माउथ कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। माउथ कैविटी के अंदर ना तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है और ना ही माउथ कैविटी के अंदर जो है वो फैट का डाइजेशन होता है। अब भोजन पहुंच गया है स्टमक में। इन द स्टमक देयर विल बी प्रोटीन डाइजेशन स्टार्टेड हियर। अब पहली बार स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टमक में प्रारंभ होगा। अभी फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं है। कीपिंग इन माइंड, फैट का डाइजेशन यहाँ बहुत कम होता है स्टमक में, क्योंकि उसको ना तो उचित मीडियम pH का मिल पाता है और ना ही फैट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन हुआ है। विदाउट इमल्सिफिकेशन देयर इज नो फैट डाइजेशन अकर्स। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू द स्टमक, हाउ द प्रोटीन डाइजेशन अकर्स इनसाइड द स्टमक। नाउ द फर्स्ट प्रोटीन डाइजेशन स्टार्टेड इन द स्टमक। अब प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है जो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन पेप्सिन की एक्शन के कारण, अभी मैंने बताया कि पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। जब वो HCl के संपर्क में आता है तो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में। प्रोटीन जो है जब पेप्सिन एंजाइम के संपर्क में आती है तो कन्वर्ट हो जाती है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। केसिन जिसको हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं, उसको फास्फोप्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फास्फोरस पाया जाता है। जब रेनिन एंजाइम के संपर्क में आती है तो कन्वर्ट हो जाती है पैरा केसिन में। केसिन जो है मिल्क प्रोटीन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। जब रेनिन एंजाइम क्या करता है, इस केसिन यानी मिल्क प्रोटीन को तोड़ देता है पैरा केसिन में। पैरा केसिन जो है कैल्शियम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैरा केसिनेट में। इसको कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, इसे कहते हैं दूध का जो है जमना। उसको हम कर्ड भी कहते हैं, दही भी कहते हैं। अब क्या होगा, एक कैल्शियम पैरा केसिनेट जो हम कर्ड जिसको कहते हैं, ये फर्दर पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, अब यही कैल्शियम पैरा केसिनेट यहाँ से देखिए, इस पर फिर पेप्सिन का एक्शन होगा और इसको ब्रेक कर देगा किसमें, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट हैपन हियर। सबसे पहले जो प्रोटीन है, जो नेटिव प्रोटीन है, वो पेप्सिन के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगी पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। दैट इज द व्हाट, ये मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटियोजेज जो होते हैं, दे आर नॉट वेरी सिंपलर, दे आर नॉट सिंपलेस्ट बट दे आर सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विद द एक्शन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम। बाकी मिल्क जो प्रोटीन होती है, इसको हम फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस प्रेजेंस होता है। रेनिन के द्वारा कन्वर्ट होगा पैरा केसिन में। कैल्शियम की उपस्थिति में पैरा केसिन कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पैरा केसिनेट में। इसको मिल्क का थक्का या कर्ड भी कहते हैं। बाद में कैल्शियम पैरा केसिनेट पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। ये हो गया प्रोटीन डाइजेशन। अब हम बात करेंगे इसकी फैट डाइजेशन की, कि क्या फैट का डाइजेशन जो है स्टमक में होता है कि नहीं होता है। फैट का डाइजेशन स्टमक में है कि कितना होता है। एक्चुअली व्हाट हैपन, एंड वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट इनसाइड द स्टमक देयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकर्स, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक। carbohydrate digestion has already started in the mouth cavity or buccal cavity. Here in stomach, first of all protein digestion occurs. Second, only a little amount of fat digestion occurs in the stomach. एंजाइम दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज, जो एंजाइम होते हैं उनको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक माने जठर, स्टमक में पाए जाने वाला, लाइपेज मीन्स होता है फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो वसा का पाचन करते हैं उनको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज।
ओनली द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फैट अकर्स। ओनली माने केवल, पार्शियल माने आंशिक, डाइजेशन माने पाचन, केवल आंशिक पाचन होता है फैट का। फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो जो फैट होते हैं कि बहुत थोड़ी मात्रा में फैट डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। क्यों? ओनली द लिटिल आर पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फैट अकर्स इनसाइड द स्टमक। क्वेश्चन इज दैट वाई। आमाशय के अंदर लिपिड का यानी फैट का बहुत कम डाइजेशन होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन फैट इज नॉट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। जब तक फैट का एक प्रॉपर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक फैट जो होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। सो ओनली द लिटिल डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक। इस तरह से केवल बहुत थोड़ा बहुत डाइजेशन जो होता है वो फैट का जो है वो स्टमक में पाया जाता है। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द लार्ज कंपोनेंट आर लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल। जब बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उनको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एंड आफ्टर द इमल्सिफिकेशन द सरफेस एरिया ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स आर इंक्रीजेज। दैट्स वाई एंजाइम टेकन देयर मोर एंड मोर सरफेस एरिया फॉर देयर एक्शन। दैट्स वाई द proper digestion of the food material occurs inside the proper digestion of the food material. It means the lipid occurs after the process of the emulsification. तो प्रॉपर इमल्सिफिकेशन जो फैट का होता है ड्यूडेनम में होता है, क्योंकि ड्यूडेनम में बाइल साल्ट पाए जाते हैं। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि जो प्रॉपर इमल्सिफिकेशन होता है फैट का वो ड्यूडेनम में होता है। जब प्रॉपर इमल्सिफिकेशन ड्यूडेनम में होता है इसीलिए फैट का जो डाइजेशन है बहुत कम होता है स्टमक के अंदर। किसके द्वारा इमल्सिफिकेशन होता है? बाइल साल्ट के द्वारा, जिसका नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट। ओनली इमल्सिफाइड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। हमारे आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो इमल्सिफाइड फैट है उनका डाइजेशन हो जाता है। इमल्सिफाइड फैट कौन है? चीज़ है, पनीर है, बटर है, मक्खन है, इनका डाइजेशन तो हो जाता है स्टमक में। देयर इज नो फैट डाइजेशन अकर्स इन द ड्यूडेनम। देयर इज नो फैट डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक हो गए, इन द स्टमक। जैसे आपका ऑयल है, घी है, ठीक है, ड्यूडेनम में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से फैट का जो डाइजेशन है वो स्टमक में बहुत, जैसे घी है, ऑयल है, इनका नहीं हो पाता स्टमक के अंदर, क्योंकि विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन, जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक फैट का डाइजेशन स्टमक में संभव नहीं है। केवल इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं जैसे आपका चीज़ है, बटर है, इनका डाइजेशन जो है स्टमक में हो जाता है। अब क्वेश्चन है, स्टमक कन्वर्ट्स फैट इनटू काइम। अब इन स्टमक क्या करता है? फूड को जो है काइम में कन्वर्ट कर देता है। मैंने बताया था कि माउथ कैविटी के अंदर जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के पश्चात वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दैट इज कन्वर्टेड इनटू बोलस। माउथ कैविटी के अंदर आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू द बोलस, बट हियर इन द स्टमक आफ्टर द प्रोटीन डाइजेशन, आफ्टर द लिटिल फैट डाइजेशन, now the form of the food is changed and that is converted into the another form that is known as काइम। अब भोजन जो है जो स्टमक में कन्वर्ट हो जाएगा काइम के रूप में बाई द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। अब भोजन जो होता है एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फूड इज नाउ स्टमक कन्वर्ट द फूड इनटू काइम। अब स्टमक जो होता है भोजन को काइम में कन्वर्ट कर देता है। काइम क्या है? एक लेई जैसा पदार्थ होता है। बाई द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन के पश्चात स्टमक के अंदर जो भोजन होते हैं वो काइम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज काइम, काइम क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन आज इसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। So that's all today. This is the part 1 lecture.
पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन करेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।